हे एवरीबॉडी, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और हैप्पी संडे। आज संडे का दिन है और इससे शुभ दिन क्या हो सकता है कोई भी नई चीज़ शुरू करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एडुटेरिया का बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 15 तक कंप्लीट करवा दिया है। सारे का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। आज से जो हमारा जो नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है, द प्लेटफॉर्म का हम प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, एडुटेरिया खत्म होते ही द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो जाएगा और मैं आपके सामने आज लेके हाजिर हूँ। ये है वॉल्यूम 3 एडुटेरिया का द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट का, और हम प्रैक्टिस सेट 1 आज डील करेंगे, जिससे कट ऑफ मार्क्स होगा 68 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप सब इस कट ऑफ को जरूर टच करेंगे और हमें कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताएंगे। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का सेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है। तो देखिए, जो नया बंदरगाह है ना, ये वधावन महाराष्ट्र में बनने वाला है। ठीक है, वधावन महाराष्ट्र में, और ये टॉप 10 जो है ना, इंडिया के टॉप 10 पोर्ट्स में से ये आता है। और इसको बनाने का जो लगभग कॉस्टिंग है वो याद रखें 65,000 करोड़ आंकी गई है। इससे ऊपर भी जा सकता है, नीचे तो चांसेस नहीं है, ऊपर ही जाएगा। ठीक है, 2 देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी आईपी सूचकांक 2020 में फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया। तो देखिए, भारत जो फिसल कर जो पहुंचा है ना, वो पहुंचा है 40वें नंबर पे। ठीक है, भारत जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता यानी आईपी सूचकांक में फिसल कर 40वें नंबर पर पहुंच गया। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 या सूचकांक जो है ना, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इंस्टीट्यूट पॉलिसी सेंटर द्वारा ये हर साल रिलीज किया जाता है। 3 देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो देखिए, जो सर्टिफिकेट है ना, ये दिया गया है जयपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 4 देखते हैं। 4 में क्या बोला जा रहा है, देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कार्रवाई जो है अभियान को शुरू किया है। तो ये जो अभियान है ना, ये अभियान शुरू किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, हाल ही में राजस्थान सरकार जो है बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवा जो है अभियान की शुरुआत इन्होंने करा है। ठीक है, 5 देखते हैं। 5 में क्या बोला जा रहा है, केंद्र सरकार हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। केंद्र सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष हाल ही में किन्हें बनाया है। तो ये जो है ना, देखिए, के पराशरन को इन्होंने बनाया है राम मंदिर का अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, देखिए, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो इन्होंने जो पोर्टल लॉन्च किया है वो लॉन्च किया संतुष्ट पोर्टल इस नाम से। राइट, चलिए 7 देखते हैं। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं। तो देखिए, पुष्पहीन जो पादप होते हैं ना, उनको जो है यहाँ पे क्रिप्टोगैम क्या कहा जाता है। ठीक है, पुष्पहीन पादपों को क्रिप्टोगैम कहा जाता है। ठीक, चलिए 8 देखते हैं। 8 में क्या बोला जा रहा है, कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई। तो कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि के बाद भारत के जो है ना, जो राज्य में कोरोना वायरस का जो है ये आपदा घोषित जो किया गया है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि के बाद भारत का जो राजकीय आपदा जिसने कोरोना वायरस को घोषित कर दिया वो था केरल। ठीक है, चलिए 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले देखिए, थोड़ा सा इसमें डिटेल समझ लें। तो इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जो है ना, ये दूसरे सत्र का इसका स्टार्ट किया गया है। और युविका कार्यक्रम जो है, इसरो ने 2019 में स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका नाम से विशेष कार्यक्रम की इन्होंने स्टार्ट करा था, जिसका ये अब 2nd ईयर है, दूसरा कार्यकाल है या दूसरा सत्र बोल सकते हैं। ठीक है, और इस कार्यक्रम का मुख्य एम क्या है, तो युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर मौलिक ज्ञान देना। राइट, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश में $80 ट्रिलियन धन फूट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है। अरे भाई, ये देश राजा हो गया, बताओ कौन सा है। करेक्ट जिसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। ये पहले से राजा है। ठीक है, चलो 11 देखते हैं। 11 में क्या बोला जा रहा है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है।
तो ये जो पियर ब्रिज का जो निर्माण भारतीय रेलवे कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो मेघालय का जो राज्यपाल नियुक्त किया गया है हाल ही में, यहाँ अभी रिसेंटली जो चेंज हुए हैं वो सत्यपाल सिंह चेंज हुए हैं। ठीक है, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल सत्यपाल सिंह को नियुक्त किया गया है। मेघालय की अगर राजधानी की बात कही जाए तो वो है शिलोंग। मेघालय के सीएम चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो कॉनराड सैंगमा है। और भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर है। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी की बात की जाए तो महाराष्ट्र के गवर्नर है। गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नियंत्रक है, वो महालेखक परीक्षक है यानी कैग है वो। और फागू चौहान जो है ये अपने बिहार के क्या हैं, गवर्नर है भैया, याद रखना है, भुलाना नहीं है। ठीक है, चलो 13 देखते हैं 13 क्या बोला जा रहा है। देखिए 13 में जो बोला जा रहा है, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने जो है ना, इन्होंने 3 मिलियन पाउंड का जो है इनोवेशन चैलेंज फंड इन्होंने लॉन्च किया है भारत में, राइट। 14 देखते हैं। हाल ही में आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के अतिरिक्त मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को है ना गृह मंत्रालय के अतिरिक्त मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये जो करेक्ट इसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, VSK कौमुदी को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए मदारी और दृश्यम फिल्म के जो डायरेक्टर थे, निर्माता थे, इनका रिसेंटली डेथ हो गया, हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो वो किन्होंने वो मूवीज़ बनाई थी? तो वो थे निशिकांत कामत, राइट। 16 देखते हैं। निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा किया गया है ना, ये किया गया है चाइना के द्वारा। ठीक है, चाइना ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने का अनाउंसमेंट करा है। 17 नंबर देखते हैं। सीबीआई के किस पूर्व विशेष निर्देशक को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये जो है देखिए है राकेश अस्थाना, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? देखिए तो ये इन्होंने जो रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने का घोषणा करा है वो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन की। ठीक है, मंडुआडीह जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल कर इन्होंने बनारस रखने की घोषणा इन्होंने करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उनका नाम क्या है? तो वो जो है ना, देखिए वो है श्रीमान पंडित जसराज जी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20 देखते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? महाराष्ट्र के अलावा इनको और भी एक स्टेट का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो वो देखिए वो है हमारे गोवा के। ठीक है, गोवा का इनको महाराष्ट्र के अलावा अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड कुछ मैं बात बताऊं। देखिए इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? वो मुंबई है। ठीक है, वहाँ के सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं। और राज्यपाल जैसे कि आपको मालूम ही है भगत सिंह कोश्यारी हैं। और अतिरिक्त प्रभार उनको गोवा राज्य का भी दे दिया गया, मतलब वो गोवा के भी राज्यपाल हैं। ठीक है, और गोवा की बात की जाए तो राजधानी वहाँ की है क्या? पणजी। और वहाँ के अगर सीएम की बात की जाए तो प्रमोद सावंत है। और राज्यपाल ऑब्वियस अभी मैंने बताया कि भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। 21 देखते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर डाबो और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? तो ये जो है ना, इन्होंने जो शुरुआत की है वो है डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड लिंक की इन्होंने करा है। 22 देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो रामनाथ कोविंद का जो सचिव है ना, देखिए कपिल देव त्रिपाठी को इन्होंने नियुक्त किया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23 देखते हैं। लाल बाग कहाँ स्थित है? देखिए तो लाल बाग जो है ना, लाल बाग है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। निशांत गार्डन की बात की जाए तो वो श्रीनगर में है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। गांधी स्मृति बिरला हाउस ये जो है दिल्ली में है। और एलिफेंटा गुफाएं ये मुंबई अरब सागर के पास में है। ठीक है, चलिए 24 देखते हैं। 24 हमारा हो जाए। किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के लिए किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है? तो ये जो हमारा हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा चाइना ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं। सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सिविल सर्विसेज डे। तो ये जो है हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री भी जो है ना पुरस्कार देते हैं सिविल एस्पिरेंट्स को। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 26 क्या बोला, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस राजवंश का शासन था? तो उस समय जो है ना, देखिए नंद वंश का शासन था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था और नंद वंश को समाप्त कर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। सिकंदर ने भारत में जब आक्रमण किया था तो व्यास नदी के पश्चिम तट पर वो आया था और महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या की बात की जाए तो बौद्ध पुराणों के हिसाब से जो है ना उसमें 8 मिलती है। ठीक है, और जो इस वंश का, जो नंद वंश का जो आखिरी शासक था वो कौन था? घनंद था, जो सिकंदर के टाइम में वहाँ का शासक था। ठीक है, चलिए 27 देखते हैं। 27 में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से विजयनगर की मुद्रा पहचानी हो जो प्रसार में थी। निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी, मतलब उस समय जो यूजेज में थी और विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी, जो लार्ज स्केल पे जिसको पहचाना जाता है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। देखिए ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पैगोडा। ठीक है, तो पैगोडा विजयनगर की मुद्रा था जो प्रसार में थी और विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान में थी। विजयनगर का सर्वाधिक विकास जो है ना, सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का जो है स्वर्ण का वराह था। ठीक है, और इसे विदेशी यात्रियों ने हून, परदोष या पैगोडा के रूप में उल्लेखित करा है अपने अपने किताबों में। 28 कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया था? तो कंबोडिया का जो फेमस जो शासक था जिन्होंने अंकोर वाट बनवाया था वो है सूर्यवर्मन सेकंड। ठीक है, इन्होंने अंकोर वाट का मंदिर नहीं बनवाया था। 29 देखते हैं, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब करी थी? तो अकबर ने जो है ना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की जो यात्रा करी थी वो थी 1562 ईस्वी में। ठीक है, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जो यात्रा 1562 में करी थी। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम शेख सलीम चिश्ती इसने रखा था। अकबर के अजमेर यात्रा के दौरान आमेर के शासक भारमल ने इनसे भेंट करा था अकबर से। चलिए 30 देखते हैं, बाबर ने तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो देखिए बाबर द्वारा तुझके बाबरी जो है ना ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में। ठीक है, चलिए 31 देखते हैं। 31 क्या बोल रहा है, रॉय हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवेट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखा है ये लिखा है श्री यतीश यादव ने। ठीक है, 32 देखते हैं, IPL 13 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ सही है? तो IPL 13 के संदर्भ में जो कथन यहाँ पे सही है, देखिए लीग का 13वां संस्करण 29 दिसंबर से 10 नवंबर तक चला। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। दूसरा है प्रत्येक फ्रेंचाइजी के दाते का आकार 24 खिलाड़ी थी। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक फ्रेंचाइजी के पास जो है 24 खिलाड़ियों का मतलब एक तरीके से स्टॉक बोल सकते हैं आप। ठीक है, और इसका आयोजन दुबई, शारजाह तथा अबू धाबी में किया गया था। तो ये हमारा जो है तीनों का तीनों हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 देखते हैं, अभ्रक यानी माइका किस राज्य में बहुतायता में पाया जाता है? तो अभ्रक जो है पाया जाता है कहाँ मालूम है? झारखंड में सबसे ज़्यादा यहाँ ये अभ्रक की पैदावार होती है और यहीं पे पाया जाता है। ठीक, 34 देखते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है, 2 वस्तुओं की खरीद पर 6% छूट मिलती है और 3 वस्तुएं खरीद पर 12% छूट मिलती है। रबिया जो है 5 वस्तुएं खरीदती है तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी? देखिए यहाँ से मैथ से क्वेश्चन है कुछ, तो मैं फटाफट से आंसर बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लें और जरूर जरूर उसको सॉल्व करें। देखिए इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा 9.6%। 35 देखते हैं, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से 500 रुपये तथा 1% अधिक दर से 700 रुपये का निवेश किया। यदि इन निवेशों से 3 वर्ष में उसे कुल मिलाकर 165 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हो तो पहली दर क्या होगी? तो पहली दर जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा 4%। ठीक है, 36 देखते हैं। देखिए 36 क्या है? 36 है हमारा रसायन शास्त्र की कक्षा में 27 विद्यार्थी हैं और 22 विद्यार्थी भौतिकी की कक्षा में हैं। इनमें से 7 विद्यार्थी ने रसायन शास्त्र और भौतिकी दोनों लिए हैं। केवल भौतिकी लेने वाले विद्यार्थियों और केवल रसायन शास्त्र लेने वाले विद्यार्थियों का अनुपात निकालिए, क्या ये रेशियो होगा? देखिए करेक्ट हो जाएगा इसमें 3:4 हो जाएगा। 37 देखते हैं, 37 क्या बोल रहा है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं जबकि बी और सी मिलकर उसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा सी और ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया तथा उसके बाद बी और सी जो है काम छोड़कर चले गए। अब ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए जो है अकेला शेष कार्य को जो है ना 18 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 38 देखते हैं,
देखिए, किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, उसे केवल 48 अंक मिले और वह 48 से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल अंक क्या होगा? देखिए, जो कुल अंक जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39। धोवन सोडा क्या है? धोवन सोडा जो है क्या है? तो धोवन सोडा जो है ना, सोडियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 40 देखते हैं। एंटीपायरेटिक्स दवाएं जो प्रयोग की जाती है वो किस में की जाती हैं? तो एंटीपायरेटिक्स जो दवाएं हैं वो करी जाती है शरीर के ताप को घटाने के लिए। ठीक है, 41 देखते हैं। पाश्चुरीकरण में क्या मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पे और कितने दिनों तक ये इस्तेमाल होता है? तो पाश्चुरीकरण जो है ये 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए इसको करा जाता है। 42 देखते हैं। निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। तो यहाँ जो प्रदूषक हैं, देखिए यहाँ जो है भूस्तरीय ओजोन, ठीक है, और उसके बाद अम्ल वर्षा, ये जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, भूस्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा जो है प्राथमिक प्रदूषक ये नहीं है। बाकी ये दोनों जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्राथमिक प्रदूषक के रूप में ये देखे जाते हैं, माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 43 क्या है? तो 43 हमारा देखिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यहाँ पे ये बताना है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा 0.55 मिलीग्राम। 44 सेप्टिसेमिया क्या होता है? तो सेप्टिसेमिया जो है, देखिए रक्त विषाक्तता होता है। ठीक है, सेप्टिसेमिया रक्त विषाक्तता होता है जब शरीर में किसी संक्रमण को रोकने के लिए रक्त में छोड़े गए रसायन पूरे शरीर में सूजन पैदा कर देता है, तब यह जो है सेप्टिसेमिया कहलाता है। जब देखते होंगे बहुत से लोग बोलते हैं हमारे पूरे बॉडी में सूजन हो गया है, तो किस वजह से होता है? वो सेप्टिसेमिया की वजह से होता है, रक्त विषाक्तता की वजह से होता है। ब्लड एक तरीके से थोड़ी सी जहरीली टाइप की इसमें से थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना प्रॉब्लम हो जाता है, तो दैट्स वाई ये होता है, और इसको अगर मेडिकल टर्म में बोले तो सेप्टिसीमिया बोलते हैं। ठीक, 45 देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? देखिए, जीवन की जो उत्पत्ति है ना, ये प्री कैम्बियन काल में हुआ था। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति कब हुआ था? प्री कैम्बियन काल में ये हुआ था। इसे प्रोटीरोजाइक युग भी कहा जाता है। इसके बाद जो है कैम्बियन काल में अस्करोकी प्राणियों का उद्भव हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 46 में क्या बोल रहा है? ग्लाइकोजन संचय होता है। कहाँ होता है ग्लाइकोजन का संचय? तो ये होता है यकृत एवं पेशियों में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है? इनमें से जो युग्म सही है वो हमारा हो जाएगा जिब्रेलिन पादप हार्मोन। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी खोज जो है कुरासोवा नामक वैज्ञानिक ने की थी, और ये बौने पौधों को लंबा कर देता है और ये फूल बनाने में मदद करता है। क्या? जिब्रेलिन। ठीक है, और ये बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उसको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए 48 देखते हैं। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन वो करता है? तो वो जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में ब्लड नहीं होता लेकिन वो सांस लेता है, त्वचा के सहारे वो सांस लेता है। और केंचुआ जो है नीलिडा संघ के अंतर्गत वो प्राणी आता है और इसका शरीर कुर्मी के आकार का होता है। ठीक है, चलिए 49 देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? यहाँ जो दिए गए ऑप्शन से उसमें से बात हो रही है, तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम की। ठीक है, चलिए 50 देखते हैं। 50 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में डाकघर की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल का गठन जो है 1997 में किया गया था, और भारत दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण यानी ट्राई का गठन जो है 2000 में, साल 2000 में इसका गठन करा गया। अब इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पे अपने को ये बताना है। देखिए, इसमें से जो है ना केवल फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट जो है सही है। 1.5 लाख से अधिक डाकघरों की संख्या है। ठीक है, और भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है, यहाँ पे ये बताया गया। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल का जो गठन है ना, ये कब किया गया था? तो बीएसएनएल का गठन 2000 को किया गया था। ठीक है, और भारतीय दूरसंचार विनिमय ट्राई का जो गठन है वो 1977 में किया गया था। तो ये बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 51 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है?
तो भारत के जिस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से अधिक शहरी जनसंख्या जो प्रतिशत जो है ना यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। 52 देखते हैं, डैश अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जोड़ती है। क्या अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो वो हमारा हो जाएगा देखिए पनामा नहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और पनामा नहर का निर्माण कब कराया गया था? तो ये कराया गया था 1914 में। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 53। क्या बोल रहा है 53 बोल रहा है, जब कोई देश अवमूलन करके निर्यात अधिक तथा आयात कम कर देता है तो उसके भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता क्या होती है? तो इसकी जो प्रतिकूलता हो जाएगी वो समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 54 देखते हैं, चारागाह को पंपास कहा जाता है। चारागाह को पंपास कहा जाता है कहाँ पे भाई? तो ये जो पंपास जो कहा जाता है ये दक्षिणी अमेरिका में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 देखते हैं। क्या बोल रहा है, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो कथन जो दिए गए हैं, देखिए पहला, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन सबसे पहले जॉन टीनवर्जन ने वर्ष 1976 में किया। ठीक है, सेकंड है, यह इस सूचकांक के अंतर्गत 3 घटक होते हैं, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, मातृ मृत्यु दर तथा साक्षरता। और थर्ड है, इस सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का श्रेय मॉरिस को जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ करेक्ट हमारा जो कूट है यहाँ बन जाएगा, ये हमारा करेक्ट कूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा सही कूट हो रहा है। ठीक है, सी में सही कूट जो हो रहा है, सी में क्या क्या बोला जा रहा है, देखिए 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 जो बोल रहा है, तो पहला तो हमारा देखिए क्या है, जीवन में भौतिक गुणवत्ता सूचकांक प्रतिपादन सर्वप्रथम जीन टीवर्जन ने 76 में दिया था, इसका जो ये है रूल है। और सेकंड बोल रहा है, इस सूचकांक के अंतर्गत 3 घटक होते हैं, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा और मातृ मृत्यु दर की साक्षरता। ठीक है, और फोर्थ में क्या बोला जा रहा है, देखिए जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का मान 11 से 100 के बीच होता है। तो ये 1, 2 और 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 56। क्या बोला जा रहा है, किसी दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय क्या होगी? तो दी गई अवधि के लिए जो देश की जो राष्ट्रीय आय होगी वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही है? तो जो जोड़ा यहाँ पे सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रणथंभौर राजस्थान, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रणथंभौर जो है राजस्थान राज्य में अभयारण्य है, और सिमलीपाल जो है अभयारण्य ये उड़ीसा में है। ठीक है, उसके बाद देखिए मानस अभयारण्य असम में पड़ता है, बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में है, पराम्बिकुलम अभयारण्य जो है ये केरल में होता है, और पेरियार अभयारण्य ये केरल में है। ठीक है, और पेरियार और पराम्बिकुलम अभयारण्य हाथी के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, चलिए 58 देखते हैं। यहाँ पे फिर से मैथ से क्वेश्चन है, तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट जरूर लें। 2 कार स्थान x से y की ओर एक साथ क्रमशः 60 किलोमीटर घंटा 80 किलोमीटर घंटा की चाल से चलते हैं। तेज चलने वाली कार पहले y पर पहुंच जाती है और पुनः वापस हो जाती है, और वहां से 30 किलोमीटर चलने के बाद धीमी गति से जा रही कार से मिलती है। x तथा y के बीच की दूरी क्या होगी? यहाँ पे ये बताना है। देखिए x तथा y के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 210 किलोमीटर। ठीक है, 59 देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है, वो क्या कहलाता है? देखिए, तो वो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो चिप कहलाता है। ठीक, 60 देखते हैं। एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो एड्स का जो विषाणु वायरस जो होता है वो रक्त में टी कोशिकाओं के वृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए 61 देखते हैं। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो स्वतः चालित गाड़ियों में जो ब्रेक में जो होते हैं ना, क्या होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वो होते हैं, जो कि बिल्कुल बहुत स्मार्ट ब्रेक्स इनको कहा जाता है, और बिल्कुल बैलेंस्ड ब्रेक ये होते हैं। ठीक है, चलिए 62 देखते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो वस्तु की मात्रा जब बदली जाएगी तो घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। 63 देखते हैं। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो केल्विन तापमापी में जो बर्फ का गलनांक होता है वो होता है 273 केल्विन। ठीक है, केल्विन तापमापी में 273 केल्विन बर्फ का गलनांक होता है। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वो तापमान होता है जिस पर वो अपनी ठोस अवस्था से पिघल कर द्रव अवस्था में पहुंच जाए, उसे ही गलनांक कहा जाता है। ठीक है,
64 देखते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें? तो वो जो एग्जाम्पल है वो है मरकरी। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस में से मरकरी हो जाएगा। 65 देखते हैं, सिल्क वॉर्म यानी रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? कॉमर्शियल जो सिल्क्स होते हैं वो पैदा करता है। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशित यानी प्यूपा में। ठीक है, 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से वह लाइन रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? तो वो जो लाइन है देखिए वो है सर्क्रिक लाइन। ठीक है, सर्क्रिक लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है। सर्क्रिक लाइन गुजरात राज्य में। ठीक है, और रेड क्लिफ लाइन की बात की जाए तो वो भारत पाकिस्तान के बीच 1947 में ये बनाई गई थी बॉर्डर के रूप में। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो उनमें जो है ना देखिए चरणोक यानी मोलर ये नहीं होते हैं। ठीक है, मोलर जो है मनुष्य के दांतों के 4 भाग होते हैं जिनमें एक चरणोक भी होता है। इसका कार्य भोजन को चबाना होता है, जिसे आप चहु बोल सकते हैं। ठीक है, 68, जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं कौन है वो? तो वो हो जाएगा हमारे राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 69 देखते हैं, 1857 क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो जब 1857 क्रांति हुई थी तो बिहार में क्रांतिकारियों का जो नेता था ना वो थे ऑप्शन नंबर हमारे बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 70 देखते हैं, वर्षा को सोते हुए पकड़ा गया। ठीक है, कब पकड़ा गया था? तो वर्षा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 मार्च 1990 को। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा। 71 देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो देखिए मोहम्मद गौरी ने जयचंद को जो है ना चंदावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ था उसमें इन्होंने पराजित करा था। 72 देखते हैं, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट जो दिया था देखिए लॉर्ड कर्जन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 73 देखते हैं, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो ये जो गांधी जी का ध्यान जो इसने आकर्षित किया था, किसने किया था? ये राजकुमार शुक्ल ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल ने यूरोपीय नील बागानों मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी ने इसी में सबसे पहला सत्याग्रह इन्होंने किया था चंपारण में। कब किया था? 1917 में किया था। डेट याद रखें, बहुत बार पूछा जाता है। 1867 ईस्वी में मेरे बागान मालिकों ने चंपारण किसानों के एक अनुबंध के आधार पर वहाँ जो है ना विनिश्चित कर लगा दिया था और उन्हें अपनी ज़मीन का 3/20वें भूभाग में नील की खेती करने के लिए एकदम कंपलसरी कर दिया था, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। 74, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये जो प्रथम अध्यक्ष जो चुना गया था ना वो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 75 देखते हैं, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी थी? तो सर माइकल ओ डायर को जो गोली मारी गई थी वो मारा गया था उधम सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 76 देखते हैं, 1919 में जब मार्टिंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसमें इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे ना वो थे लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1919 में जब मार्टिंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है लॉर्ड जॉर्ज थे और ये वर्ष 1916 से 1922 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, मार्टिंग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है वो 1919 में भारत परिषद अधिनियम 1919 के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, 77 नंबर देखते हैं, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो हमारे हैं पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास जो है ना यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 79 देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? देखिए तो लोकसभा और राज्यसभा में जब गतिरोध होता है ना उस समय जो है यहाँ पे देखिए साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में ही संयुक्त बैठक यहाँ पे बुलाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 80 नंबर देखते हैं, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने के क्या उद्देश्य थे?
तो भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने के जो उद्देश्य थे वो थे सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यकता मुद्दे पर बहस करने हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 81 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे क्या कथन है, देखिए तो यहाँ जो कथन है, देखिए संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। सेकंड है, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। ओके, और भारत के संविधान के अनुसार संसद के अंतर्गत केवल लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। इसका जो करेक्ट हमारा जो है कूट बैठ जाएगा वो हमारा हो जाएगा कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ गलत है। देखिए संघ राज्य क्षेत्र जो है ना राज्यसभा का प्रतिनिधित्व इसमें होता है। ठीक है, और संसद राज्य की योग्यता व अयोग्यता से संबंधित निर्वाचन झगड़ों का निर्णय जो है करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। भारत के संविधान के अनुसार संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। ये आर्टिकल 79 में ये कहा गया है। ठीक है, 82 देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किया जाता है? तो राज्यसभा को जो प्रदत्त किया जाता है, देखिए वो है संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 83। नेक्स्ट हमारा 83। ओके, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया? तो यहाँ जो हो जाएगा, देखिए करेक्ट हमारा हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रांतों की विधानसभा के द्वारा ही किया गया था। विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की उस समय बात की जाए तो कितनी थी? 389 थी, 389 निश्चित की गई थी। इनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, जो 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, चलिए 84 देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार का जो मेन रीजन था वो था मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। ये उनका जो है मेन रीजन था। ठीक है, 85 देखते हैं। भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? तो भारतीय संविधान का जो संघीय स्वरूप है वो जो प्रभावित है वो है, देखिए केवल कनाडा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप जो है केवल कनाडा से प्रभावित है और संघीय व्यवस्था जो है सर्वाधिक जो है राज्य संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविधान द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। राइट, 86 देखते हैं। केंद्रोन्मुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होते हैं? तो ये जो निर्यात किए जाते हैं ये मैंगलोर से निर्यात किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन यहाँ पे रॉन्ग है, असत्य है? तो जो कथन यहाँ पे असत्य है वो देखिए वो है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है। दिए गए विकल्पों में से ये कथन बिल्कुल ही गलत है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, यहाँ पे गलत है। राज्यपाल जो है भारतीय संविधान के भाग जो है 6 और अनुच्छेद 153 में ये वर्णित है और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। ये राष्ट्रपति के मर्जी से नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति के मर्जी से हटाए जाते हैं। 88 देखते हैं। भारत के निम्नोक्त क्षेत्र में से कौन सा जो है चीड़ के वनों से संबंधित है? तो ये जो चीड़ के वनों से संबंधित है वो है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 89 देखते हैं। किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है? तो जो खनिज का जमाव जो परतों में जो मिलता है वो मिलता है अवसादी चट्टानों में। ठीक है, चलिए 90 हम देखते हैं। 90 में क्या बोल रहा है? अरावली विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? अरावली और विंध्याचल पर्वतों के बीच कौन सी पठार है, वहाँ पे कौन सी पठार अवस्थित है ये बताना है। तो वहाँ जो पठार है ना वो है देखिए मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 91 देखते हैं। 91 में क्या बोल रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ओके, सेकंड है राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचन नामावली बनाने की भी शक्ति होगी। ठीक। थर्ड है किसी भी राज्य के निर्वाचन आयुक्त को किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता है जब तक वह खुद ही त्यागपत्र न दे या उसका पदावधि समाप्त न हो जाए।
इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एक और दो, फर्स्ट और सेकंड हमारे यहाँ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 92 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ जो कथन है देखिए, क्रिटेशियन काल से टेथिस सागर का तल ऊपर उठने लगा था, ओके, और क्रोम्बनीफेरस काल में कोयला का निर्माण हुआ। तो यहाँ जो हमारा जो सही हो जाएगा, देखिए दोनों का दोनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ, ठीक है। चलिए 93 देखते हैं, डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो जो धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया तीव्रता से करती है वो है Na, ठीक है। Na धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है और सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर में विलय हो जाती है। 94 देखते हैं, निम्न हिमालय को उच्च हिमालय से अलग करने वाला प्रमोद कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा देखिए वो हो जाएगा मुख्य केंद्रीय प्रमोद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 95 देखते हैं, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है कहाँ का? तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो मध्य प्रदेश जो भाग है वो है गोंडवाना लैंड का, ठीक है। गोंडवाना लैंड नाम जो है नर्मदा नदी के दक्षिण स्थित प्राचीन गोंड राज्य से व्युत्पन्न हुआ है और मध्य प्रदेश में जो है ना गोंडवाना शैल समूह, विंध्य शैल समूह, कुडप्पा शैल समूह, धारवाड़ा समूह, ये जो है चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 96, जबलपुर श्रेणी निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो जबलपुर श्रेणी जो है यहाँ पे विंध्यान क्रम का ये भाग है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 97 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ देखिए, दक्कन ट्रैम्प में बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं और दूसरा जो स्टेटमेंट यहाँ बोल रहा है शिलोंग श्रेणी मेघालय में है। तो यहाँ जो करेक्ट जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा कोई भी नहीं, दोनों के दोनों रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दक्कन ट्रैम्प में बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं। दक्कन ट्रैम्प जो है यहाँ पे गलत, इसका आधार जो है इसका आधार आकार जो है त्रिभुजाकार है और यह पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों के बीच लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई 500 से 1000 मीटर है और इसमें जीवाश्म रहित ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना पत्थर और क्वार्ट्ज शैल इसमें मिलते हैं, ठीक है। 98 देखते हैं, निम्न कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। निम्न को कालक्रम के अनुसार यहाँ पे अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा हो जाएगा, सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा कैम्बियन, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा ट्रिएसिक, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा प्लिस्टोसिन यानी 3rd नंबर पे और 4 नंबर पे हेलोसीन, ठीक है। तो हमारा सही जो कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 99 देखते हैं, कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कबीर पुरस्कार का जो संबंध है ना वो है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में योगदान के लिए, ठीक है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, उर्दू की पुस्तक गुले नगमा किसकी रचना है? तो उर्दू की जो पुस्तक है गुले नगमा, ये रचना है फिराक गोरखपुरी का, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ ये सेट आपको पसंद आया, ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो कैसा लगा? सेट में आपने 68 जो कट ऑफ मार्क्स हमने आपको बताया वो आपने पार करा या नहीं करा, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं एक और नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।